डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी विषय के अगले चैप्टर अर्थात अगले अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अगला अध्याय जो है वो है अध्याय 5वां है, चैप्टर 5वें के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग चौथे चैप्टर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। 5वां चैप्टर जो है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत है। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग को बायोलॉजी आगे भी कुछ पढ़ना ही है। तो बायोलॉजी के लिए देखा जाए तो यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी कंपटीशन में बैठे या इससे जो भी संबंधित बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, ये वंशागत क्या है, विविधता क्या है। इसी विविधता को हम विभिन्नताएं भी कहते हैं। ठीक है, इसी विविधता को हम विभिन्नताएं भी नाम से जाना जाता है। खैर, वंशागत क्या है, विविधता क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग जानें कि आनुवांशिक लक्षण क्या है, तब जाकर वो टॉपिक समझ में आएगी। आनुवांशिक लक्षण क्या है, किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, या इसी को हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं, ठीक है, सभी जीवधारियों की किसी न किसी जाति के वो होते हैं। जैसे मानव भाई एक जीवधारी है, तो मानव भी एक जाति का, मानव का भी एक जाति है और उस जाति के अंतर्गत बहुत से सदस्य आते हैं। उसी प्रकार अन्य भी जीवधारी जो होते हैं उनका एक निश्चित जाति होता है, उस जाति के वे सदस्य होते हैं। और सभी जीवधारियों में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। प्रजनन क्रिया करके अपने अगले पीढ़ी को जन्म देते हैं, यानी अपनी संतानों को जन्म देते हैं। वो संतान भी जो होते हैं उन्हीं के जाति के सदस्य होते हैं। जैसे मानव का जो संतान होता है वो मानव ही होता है, भैंस का संतान भैंस ही हो, घोड़ा के संतान घोड़ा ही हो, गुलाब का संतान गुलाब ही हो। यानी कहने का मतलब है जिस जाति का वो जीवधारी होता है उसी जाति के उनके संतान भी होते हैं। ठीक है, और उसी जाति के सदस्य वो कहलाते हैं। जब प्रत्येक जीवधारी प्रजनन क्रिया करते हैं और अपने अगले संतानों को जन्म देते हैं, तो ये संतानें जब जन्म लेते हैं तो उनमें जो माता पिता के लक्षण होते हैं वही लक्षण कुछ संतानों में भी देखने को मिलती है। इन्हीं लक्षणों को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब संतानों में माता पिता के लक्षण दिखाई देते हैं तो इन लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं या हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी संतानों में पाए जाने वाले या प्रकट होने वाले जो लक्षण होते हैं, जो उनके माता पिता में भी वो लक्षण दिखते हैं, उन लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं या हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, एक और आता है आनुवांशिकता क्या होता है, अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये आनुवांशिक लक्षण का ये परिभाषा हो गया कि माता पिता के जो लक्षण उनके संतानों में दिखाई देते हैं, ठीक है, उन लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अगली जो टॉपिक है ये वंशागत ही है, या उसी को हम कहते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता इसी को हम वंशागत भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं, या इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, इनहेरिटेंस भी कहते हैं इनको। ठीक है, या दूसरे भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे भाषा में इसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, या हेरिडिटरी कहते हैं। ठीक है, या इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, लिख देते हैं हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इनहेरिटेंस भी कहते हैं। देखेंगे ये आनुवांशिकता क्या होता है।
अनुवांशिकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो अनुवांशिक लक्षण होता है, जब ये अनुवांशिक लक्षण माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, जो अनुवांशिक लक्षण है, जब ये अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, या हेरेडिटरी कहते हैं, या इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे लक्षण देखने को मिलता है कि जो माता पिता में है वो संतानों में मिलता है। पूरा का पूरा लक्षण तो नहीं मिलता है लेकिन कुछ लक्षण मिलते ही हैं। जैसे आँख का कलर है, अगर माता पिता का आँख का कलर ब्राउनियस है तो संतानों में भी देखने को मिलता है। अगर ब्लू कलर है आँख तो ब्लू कलर देखने को उनके संतानों में मिलता है। अगर गंजापन है, ठीक है, पिता अथवा माता में, तो वो लक्षण उनके संतानों में भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो लक्षण है, यह लक्षण अनुवांशिक लक्षण है। और जब यही अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा अनुवांशिकता। अब अगली टॉपिक जो है, या इसी को हम वंशागत भी कहते हैं, वंशागत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वंशागत के नाम से भी जानते हैं। अगली टॉपिक जो ये तो हो गया, अब है विविधता या विभिन्नताएं। अगली जो टॉपिक है विविधता, या इसी को हम कहते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं क्या, वेरिएशन। वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन या इसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं। चलिए देखिए वेरिएशन क्या होते हैं, विविधता अथवा विभिन्नताएं क्या होती है। देखिए माता पिता से उत्पन्न जो संतान होते हैं उन संतानों में दो लक्षण देखने को मिलती है। कौन कौन से, एक जो होता है जातीय लक्षण, जातीय लक्षण, और दूसरा जो होता है, पहला जो होता है जातीय लक्षण, दूसरा लक्षण जो होता है जनकी लक्षण। दो लक्षण होता है, जो भी संतान जन्म लेते हैं किसी भी जीवधारी का, ठीक है, उनमें दो लक्षण देखने को मिलता है। एक लक्षण जो होता है जातीय लक्षण होता है, जिस जात के वो सदस्य होते हैं वही लक्षण जब उस जीवधारी के अंदर पाया जाता है तो ऐसे लक्षण को हम जातीय लक्षण कहते हैं। जैसे हम मानव जाति हो गए तो मानव के अंदर भाई जो लक्षण दिखता है वो सभी मानव में उस प्रकार होता है। मानव में हाथ दो होता है, दो पैर होते हैं, ठीक है, मानव दौड़ता है, चलता है, बात करता है, ठीक है, मानव में सोचने की क्षमता होती है। तो ये सभी मानव में है, ऐसा नहीं है किसी एक मानव में है। तो ये जो लक्षण होगा ये जातीय लक्षण होगा, ठीक है। और जनकी लक्षण जो होता है जो कि सब में भिन्न भिन्न होता है, यानी जिस माता पिता से जो संतान जन्म लिया है वही लक्षण जब उनमें पाया जाता है उनके संतानों में, तो इस लक्षण को हम क्या कहते हैं, जनकी लक्षण कहते हैं। जनक मीन्स माता पिता होता ही है, जिससे हम जन्म लिए हैं उनको जनक ही कहते हैं, तो वो जनकी लक्षण होगा। तो जनकी लक्षण जो होता है भिन्न भिन्न, ठीक है। जाति लक्षण तो ठीक है, सब में एक समान होता है, भाई जिस जाति का सदस्य होता है उसमें होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों लक्षणों में, ये दोनों के दोनों लक्षण जो हैं, जो भी संतान होते हैं उन संतानों में एक समान नहीं पाई जाती है, उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। एक ही माता पिता से उत्पन्न दो संतान भी जो होते हैं उनमें समान लक्षण देखने को नहीं मिलता है, चाहे जातीय लक्षण हो या जनकी लक्षण हो, हूबहू एक जैसा नहीं दिखता। जरूर थोड़ा हो या थोड़ा से थोड़ा अंतर पाया ही जाता है। इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं या विभिन्नताएं कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि संतानों में उत्पन्न अंतर जो होता है, इन अंतरों को ही हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं या विविधता कहते हैं, ठीक है। तो विविधता पाई जाती है,
इसी विविधता के कारण प्रत्येक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग होती है, एक समान नहीं होता है। एक ही माता पिता से अगर 4-5 संतान उत्पन्न हुए हैं तो उनमें भी देख सकते हैं एक समान नहीं होते हैं, उनमें अलग अलग लक्षण पाया ही जाता है, उनके जन्य लक्षण भी अलग होता है। ठीक है, और यह लक्षण क्यों अलग होता है तो इनका कई कारण है। एक जो होता है कायिक लक्षण है, ठीक है, और अलग अलग वातावरण में पाए जाने के कारण भी हो सकता है। एक ही संतान से, एक ही माता पिता से उत्पन्न 2 संतान अगर है, उनको अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रख दिया जाए तो उनमें भी अंतर आ जाते हैं। तो ये विभिन्नताएं जो हैं कई कारणों से होता है, कोई एक निश्चित नहीं है। विभिन्नताएं अनुवांशिक भी होता है, ठीक है, अनुवांशिक कारणों के कारण होता है या भौगोलिक वितरण के कारण होता है। अलग अलग स्थानों पर, जैसे अगर अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति जो है भारत में पाए जाने वाले लोगों से क्या है भिन्न प्रकार का होता है, तो अलग अलग वितरण के कारण होता है। ठीक है, तो कई कारण है, इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं। ठीक, जीन के अंदर जो है दोष उत्पन्न होते हैं या जीन के अंदर कोई परिवर्तन होता है, इनके कारण भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो कई कारण है, यहाँ पर केवल हमें जानना है विभिन्नता क्या है। ठीक है, तो ये तो हुआ वंशागत क्या है, इसके अलावा विभिन्नताएं क्या है। अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा, अगला जो टॉपिक है वो आधुनिक अगला है अनुवांशिकी की परिभाषा। अनुवांशिकी इसको कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए देखिए जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, या अनुवांशिकी क्या होता है। देखिए अनुवांशिकी शब्द पहले किसने दिया ये जान लिया जाए। अनुवांशिकी शब्द या जेनेटिक्स शब्द जो है बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 ईस्वी में दिया। अनुवांशिकी शब्द जो है जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में इस शब्द को दिया और तब से हम लोग इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुवांशिकी है क्या, जेनेटिक्स क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाती जीवों के सजाती तथा परस्पर संबंधित सदस्यों के जो भी अनुवांशिक लक्षणों की समानता या विषमता तथा उनकी आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान के इस शाखा को ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहा जाता है। तो याद रखेंगे, एक बार और रिवाइज करेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाती एवं परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिकी समानताओं एवं विभिन्नताओं का तथा उनकी आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की इस शाखा को ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक, तो ये अनुवांशिकी का डेफिनेशन है। अगला जो टॉपिक होगा अगला जो टॉपिक है वो है आधुनिक अनुवांशिकी की नींव। ठीक है, आधुनिक अनुवांशिकी की
कैसे पढ़ा, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि जेनेटिक्स का आखिर उदय कैसे हुआ, कैसे इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। देखिए, जो माता पिता के लक्षण हैं, माता के पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब स्थानांतरित होता है, ठीक है, इनके बारे में यानी अनुवांशिकी लक्षण जो होते हैं, इन अनुवांशिकी लक्षणों के बारे में प्राचीन काल से वैज्ञानिकों को सर्वविदित था कि अनुवांशिक लक्षण होते हैं और ये लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। लेकिन किस प्रकार होते हैं, क्यों होते हैं, इनके बारे में नहीं पता था। प्राचीन काल में अरस्तु, पाइथागोरस, इन लोगों को मालूम था कि जो माता पिता के लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, या जो भी जीव जाति का जो सदस्य है जीवधारी, ठीक है, उनके भी लक्षण उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं। लेकिन इनके विषय के बारे में पता नहीं था कि आखिर कैसे होता है। ठीक है, तो लगभग 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के मध्य तक के मतलब लगभग 1865 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 19वीं सदी तक के ऐसे वैज्ञानिकों का मानना था, और या इसके बारे में मालूम नहीं था कि किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी माता पिता के लक्षण होते हैं अगले संतानों में या अगले पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होता है। तो सन 1865 ईस्वी में देखेंगे, 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के एक पादरी थे, ऑस्ट्रिया देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध पादरी थे, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलीसिया ग्राम देखेंगे। 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के, ठीक है, सिलीसिया ग्राम में जन्मे एक व्यक्ति या पादरी कहा जाए जिनका नाम था मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने ही सबसे पहले बताया। इन्होंने अनेक प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद इन्होंने ही सिद्ध किया कि किस प्रकार माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि जो भी माता पिता के लक्षण होते हैं, माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, और इन्हीं से संबंधित अनेक प्रकार के नियम बनाए। इन नियमों को ही हम आनुवंशिकी के नियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आनुवंशिकी के नियम कहते हैं, जो कि आगे हम इनके नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आनुवंशिकी का, आधुनिक आनुवंशिकी का जो नींव पड़ी ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही डाला। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली, और इसी कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी की जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है। यानी मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। तो याद रखेंगे कि पूछा जाए कि आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने ही आनुवंशिकी की नींव डाली। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित या उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन परिचय से यही पे जान लिया जाए। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनका जन्म जो हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनका जन्म जो है 1822 ईस्वी में। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलीसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था।
इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है सिलीसिया ग्राम में ही हुआ, लेकिन जब ये माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने आए तो ये ब्रून शहर में आए और ब्रून शहर में रहकर इन्होंने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, और वहीं पे माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने ब्रून शहर में ही एक चर्च है, उस चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त हो गए। ठीक है, चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त हो गए। उसी चर्च के जो बागीचे थे, उन्हीं बागीचों में बहुत से पेड़ पौधे उनको दिखाई दिया। उन्हीं पेड़ पौधों में मटर के पौधे भी दिखाई दिए। इसी मटर के पौधे पर उन्होंने आनुवांशिकता से संबंधित अनेक प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद कुछ नियम बनाए, कुछ विचारधाराएं उनके अंदर उत्पन्न हुई। ठीक है, कुछ परिकल्पनाएं बनाई। ठीक है, इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर उनका बाद में नियम बनता है जिसे हम मेंडल का नियम कहते हैं। ठीक, और 1866 ईस्वी में देखेंगे, 1866 ईस्वी में एक सभा होती है जिसे हम कहते हैं एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, एक सभा होती है 1865 ईस्वी में एक सभा होती है। ठीक है, उसी सभा में उन्होंने जो भी प्रयोग किए थे, जो भी नियम बनाए थे, उन नियमों को उस सभा में प्रस्तुत किए। ठीक है, बाद में 1866 ईस्वी में, ठीक है, उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। ठीक है, और उन पुस्तक प्रकाशित होने के बाद लोगों ने जब इनके पुस्तक को पढ़ा तो उतना कोई विश्वास नहीं किया, उस पर ध्यान ही कोई नहीं दिया। बाद में इनकी मृत्यु जो है 1884 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु यानी ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु जो है 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा जो भी दिए गए नियम, जो भी सिद्धांत हैं या परिकल्पनाएं थे, जस के तस पड़े रहे। लगभग देखेंगे ध्यान से, लगभग 16 वर्षों तक कोई भी ध्यान नहीं दिया। और सन 1900 ईस्वी में देखेंगे 3 देश के 3 वैज्ञानिक आए और उनके जो नियम थे उन नियमों को अध्ययन किया और फिर रिपब्लिश की और पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि मेंडल के द्वारा जो दिए गए नियम है वास्तव में सही है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे आधुनिक आनुवांशिकी का उदय भी हुआ। ठीक है, वो 3 देश के 3 वैज्ञानिक कौन थे ये भी जान लिया जाए। तो हॉलैंड के जो थे हुगो डी व्रीज थे, जर्मन के कार्ल कोरेंस थे, और हॉलैंड के हुगो डी व्रीज थे, और ऑस्ट्रिया के ही एरिक सरमैक थे। ये 3 देश के 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के द्वारा दिए गए जो नियम थे उनको अध्ययन किया और फिर बाद में रिपब्लिश की सन 1900 में और दुनिया के सामने रखा कि मेंडल द्वारा दिए गए नियम जो है वास्तव में सही है। इस प्रकार जीव विज्ञान की शाखा में एक नए शाखा का उदय हुआ जिसे हम आनुवांशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है उनके जीवन परिचय से संबंधित बातें हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग और मेंडल से संबंधित जो भी नियम हैं, बातें हैं, उनको अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।